वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रशांत कुशवाहा आपके लिए एक नया वीडियो आया हूं जिसमें कंपनी लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की करेंगे। जैसे कि हमने बात करी थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज होते हैं, तो इनके अल्टरेशन भी क्लॉज वाइज ही होते हैं। पूरा मेमोरेंडम आप नहीं चेंज कर सकते। आपको जिस क्लॉज में चेंज करना है उसमें, अगर पूरा करना है तो इन 6 क्लॉजेज में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो अल्टरेशन की बात करेंगे वो होता है नेम क्लॉज, सबसे पहला क्लॉज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरुआत में भी हमने बात करी थी नाम की। अगर किसी कंपनी को रजिस्टर होने के बाद लगता है कि उसको अपने नाम में चेंज लाना है तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको 2 तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। पहला होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, बेसिकली अगर उसकी बात की जाए, ये बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में होता है कि अगर आपको कंपनी का नेम चेंज करना है और आपको लगता है कि आप जो नाम चेंज कर रहे हो वो इस तरीके से दूसरी किसी कंपनी के साथ आइडेंटिकल हो सकता है ऐसा, क्योंकि आपका नाम किसी से मिलता जुलता हो रहा हो, तो आपको नाम चेंज करना पड़ सकता है। इसमें भी कुछ केसेस होते हैं। जैसे पहला, अगर आपको नाम चेंज करना है और आप स्पेशल रेजोल्यूशन लाना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। दूसरा, अगर आप नाम में फॉर एन एग्जांपल केवल प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो तो ऐसे किसी के लिए आपको किसी स्पेशल रेजोल्यूशन की पास होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास किया जाता है? मान लीजिए आपका कंपनी का नाम किसी दूसरे नाम से मिलता जुलता है। ऐसे किसी केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की प्री अप्रूवल लेकर के एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस रेजोल्यूशन के बाद अपनी कंपनी का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन तब लाते हैं जब नाम पूरी तरीके से चेंज किया जा रहा हो। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल नेम है, तो आइडेंटिकल नेम को केवल चेंज करने के लिए, और इसमें ऑब्जेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है और अप्रूवल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाएगी और आपका नाम चेंज हो जाएगा थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जिस दिन आपकी कंपनी का नाम चेंज होगा तो आपको कंसेंट जो मिली होगी उससे 30 दिन के भीतर नाम चेंज करना होता है। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है तो उस अप्रूवल के 30 दिन के भीतर आपको नाम चेंज कर लेना है। नाम चेंज करने के बाद 3 महीने के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है, प्लस अपना रजिस्ट्रेशन फिर से कराना पड़ता है, क्योंकि आपका जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था पुराने नाम से। अब चूंकि कंपनी का नाम चेंज हो रहा है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी दोबारा से किया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जब हम बात करते हैं चेंज इन नेम क्लॉज की। अब हम बात करते हैं अल्टरेशन इन सेकंड क्लॉज, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जैसा कि हमने पहले बात करी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस वहाँ का कंपनी मानी जाती है जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन का ऑफिस का एड्रेस होता है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 2-3 तरीके होते हैं चेंज करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एमपी में हैं, एमपी में आप मान लीजिए इंदौर सिटी में आपका ऑफिस है, आप इंदौर सिटी से भोपाल ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें, इंदौर से भोपाल जाना, तो ये अभी अगर इंदौर से इंदौर में चेंज होता तो ये इंट्रा सिटी होता। अब हम इंटर सिटी जा रहे हैं, दूसरी सिटी से दूसरी सिटी की तरफ जा रहे हैं। तीसरा जो हो सकता है, यहाँ पर हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। स्टेट जब आप चेंज करते हैं, मान लीजिए मैं इंदौर में हूँ एमपी में, एमपी से मैं यूपी जाना चाहता हूँ फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। तो जैसा भी आप एड्रेस चेंज करेंगे वैसी आपको परमिशन लगेगी। स्टार्ट करते सबसे छोटे से, कि अगर मान लीजिए विद इन द सिटी मेरे को करना है, इंदौर में ही कहीं गली मोहल्ले चेंज करना है मेरे को अपने एड्रेस, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हमें एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, हर सिटी में रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अगर एमपी की बात करें तो भोपाल में उसका ऑफिस होता है। भोपाल में आप जाएंगे, वहाँ पे आप एप्लीकेशन देंगे कि आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको परमिशन रीजनल डायरेक्टर से मिल जाएगी और आप अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं। इस चेंज इन ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो 30 दिन के भीतर आप कंपनी रजिस्ट्रार को देंगे कि आपने अपना ऑफिस चेंज किया है। जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी चेंज करते हैं तब आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, रीजनल डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, और उसकी एक जो परमिशन लेटर मिलेगा आपको, उसको आपको सबमिट करना पड़ता है 30 दिन के भीतर स्टेट गवर्नमेंट को। जब आप इतना प्रोसीजर कर सकते हैं तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नए तरीके से, जो नया आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसके हिसाब से। तीसरा जो होता है, अगर हम इंटर स्टेट चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए एमपी से यूपी चले जाते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो ऐसे किसी केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, रीजनल डायरेक्टर्स की अप्रूवल लगती है, और रीजनल डायरेक्टर जिस स्टेट में अभी कंपनी है उनके रीजनल डायरेक्टर से, और जहां आप जाना चाहते हैं उनके रीजनल डायरेक्टर से, इन दोनों की कंसेंट लगती है। और जब आपको ये सारी अप्रूवल मिल जाती है तब आप जा करके अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी जब भी आप अपने कोई भी एड्रेस चेंज करते हैं 30 दिन के भीतर
कंपनी रजिस्ट्रार को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपने अपना एड्रेस चेंज किया है। ये आपका होता है सेकंड, अल्टरेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए आपको कुछ प्रायर सैंक्शंस लगती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, कंपनी लॉ की भी अप्रूवल लगती है, और वहाँ पर पर्पस भी बताना पड़ता है कंपनी लॉ को कि आप किस तरीके से क्यों चेंज करना चाहते हैं अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने से सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है, कंपनी जब रजिस्टर की गई थी उस समय ऑब्जेक्ट क्लॉज को ध्यान में रखते हुए कंपनी को अप्रूवल दिया गया था कि कंपनी को बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो तो आपको पर्पस बताना पड़ता है। पर्पस में क्या क्या हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है कि इकोनॉमिकली किस तरीके से बेनिफिट करेगा, ये जो देश है या स्टेट है या सिटी है जहाँ पर आपका कंपनी रजिस्टर हुआ है वहाँ के हिसाब से उस जगह को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, किस तरीके से ये फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए अच्छी तरीके से है, ये पब्लिक के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए किस हिसाब से अच्छा हो सकता है। इस तरीके के ग्राउंड्स पर आपको बताना पड़ता है कि आप कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हैं। जब इन पर्पस के हिसाब से कंपनी लॉ को लगता है कि हाँ आपको अप्रूवल देना सही है, आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज किया जा सकता है, तभी इसको किया जाएगा। और ये जो हमने बातें करी ये पहले वाले में आएंगी ऑब्जेक्ट क्लॉज के मेन ऑब्जेक्ट में। इसके अलावा जो दूसरा हमने बात करी थी एंसिलरी ऑब्जेक्ट, जब पिछली बार पढ़ाया था उसमें भी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि जब मेन ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो एंसिलरी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा कैपिटल क्लॉज। तो हम कैपिटल क्लॉज की भी यहाँ पे बात करेंगे। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज में आप अपनी कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत ही मुश्किल होता है, और बेसिकली अगर आप ऑथोराइज कैपिटल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रार से अप्रूवल लगती है। जब ये अप्रूवल्स मिल जाती हैं, और इसके अलावा बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वहाँ पे बताना पड़ता है कि आपका गोल क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो ऑथराइज कैपिटल को बेसिकली चेंज करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। ये इसी को बोलते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम। और इससे एक और इफेक्ट आता है कि हो सकता है आपकी जो लायबिलिटी क्लॉज है उसमें भी फर्क पड़ रहा हो, और साफ साफ लिखा गया है कंपनी लॉ में कि लायबिलिटी क्लॉज आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। पर इसके अलावा भी बहुत सारे वेज होते हैं जिनके थ्रू हम कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से वेज हैं जिनसे आप अल्टरेशन कर सकते हैं अपने कैपिटल क्लॉज में। इसमें से कुछ है जैसे कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप अपनी ऑथराइज कैपिटल नहीं बढ़ा रहे लेकिन उसी में अल्टरेशन कुछ कर रहे हैं तो ये ऑथराइज्ड है। इसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको जनरल मीटिंग में उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, प्लस आपको पावर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब आप इसको कर सकते हैं। दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा होता है रिजर्व लायबिलिटी या रिजर्व कैपिटल। फोर्थ होता है वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, एंड फिफ्थ है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल। तो इन पांचों में से अगर किसी भी तरीके का आपको कोई चेंज करना है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। इसमें ऑथराइज कैपिटल का अल्टरेशन नहीं आता है। तो ये आपका क्लॉज है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्लॉज आता है अल्टरेशन इन लायबिलिटी क्लॉज। इसमें बहुत साफ तरीके से लिखा गया है कि लायबिलिटी क्लॉज में किसी तरीके का अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है। किसी भी हालत में आप अपनी लायबिलिटी बढ़ा नहीं सकते। हाँ, लायबिलिटी अगर घटाई जा रही है और उसमें अगर क्रेडिटर्स की और शेयर होल्डर्स की परमिशन है जनरल मीटिंग के थ्रू, तो आप अल्टरेशन उसमें कर सकते हैं, लेकिन लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए उससे। नेक्स्ट क्लॉज है आपका अल्टरेशन इन एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में भी कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स की जो होती है, अगर उससे नीचे आप जाएंगे तो कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कंपनी का एसोसिएशन ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो किसी तरीके का कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है अल्टरेशन क्लॉज में भी। तो ये आपका था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्टरेशन, और इसी के साथ हमारी आज ये वीडियो खत्म होती है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, जो हमने वीडियो ये दिखा है इसको पढ़ने के लिए आपको एनडी कपूर की जो मैंने आपको बुक हमेशा बताता हूँ एलिमेंट्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ, उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जितने आसानी से हम बता देते हैं, आप सुन लेते हैं, उतना अच्छा लिखते समय आपको नहीं आएगा। ये लॉ है, आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार बुक ज़रूर रेफ़र करें। उसके बाद जब आप मेरी बातें समझेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।